हेलो एवरीबॉडी, मैं नीरज श्रीवास्तव ब्रह्मास्त्र क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं एमपी बोर्ड की इंग्लिश। एमपी बोर्ड इंग्लिश में जैसे ग्रामर पोर्शन है, लिटरेचर पोर्शन है, हम इन दोनों पोर्शंस को क्रमशः देखेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं ग्रामर का पोर्शन, जिसमें डू एज डायरेक्टेड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और लगभग 20 वर्षों से एक ही पैटर्न पे चला आ रहा है। बहुत ही सटीक हम चर्चा करेंगे कि कम समय में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएं, क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा वक्त भी नहीं बचा है। तो उसे ध्यान में रखते हुए मैं बहुत कम समय में बहुत सिंपल ट्रिक्स के साथ आपको बहुत अच्छा पढ़ाने की कोशिश करने वाला हूँ। तो देखते हैं आज डू एज डायरेक्टेड का सबसे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसे हम कहते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इससे स्टूडेंट्स अक्सर दूर भागते हैं। अगले 20 मिनट में आप इसमें बहुत अच्छे पारंगत हो जाएंगे और समझने लगेंगे। आप अपनी कॉपी पेन भी लेके बैठिए, बहुत बेटर होगा समझने के लिए। तो समझते हैं, चलिए बात करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इसमें एक्टिव में सब्जेक्ट हमेशा एक्टिव रहता है और पैसिव वॉइस मीन्स पैसिव में हमेशा ऑब्जेक्ट एक्टिव रहता है। तो देखिए एक्टिव वॉइस, यदि हम बात करें एक्टिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस में जनरली आपको एक सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इतना पोर्शन मिल जाए तो ये कंप्लीट सेंटेंस होता है और ये एक्टिव वॉइस होता है। लेकिन इसमें आपको एक्स्ट्रा मिल सकता है, वो है क्या, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो ये ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स सेंटेंस में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो इन्हें आपको समझना है कि कंप्लीट सेंटेंस ये है। तो इसमें हमारे पास कितनी चीजें हैं, सब्जेक्ट एक, दूसरा हेल्पिंग वर्ब, तीसरा मेन वर्ब, चौथा ऑब्जेक्ट, पांचवा अदर वर्ड्स, अन्य शब्द। ये 5 चीजें हैं। अब इन 5 चीजों को ही हम क्रम से लगाना सीखेंगे और आपको एक्टिव पैसिव बहुत अच्छे से आ जाएगा। देखते हैं कैसे। एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस में जाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब या वर्ब को हम आइडेंटिफाई करेंगे। अभी हम वो भी बताएंगे कैसे। जनरली आप वर्ब को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो वर्ब के जस्ट पास में आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो उसी ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करके आपको सबसे पहले यहाँ प्लेस करना है। लेकिन अभी मैंने कहा कि इतना पोर्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यदि इतना पोर्शन हुआ नहीं तो फिर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसके लिए यदि आपको यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे इट से सेंटेंस को शुरुआत करेंगे। ठीक है, इसके बाद आइए, ये हो गया हमारा रूल नंबर फर्स्ट। बहुत ही सिंपल है, आप समझ ही गए होंगे। मेन वर्ब माने वर्ब, मुख्य क्रिया को हम आइडेंटिफाई करेंगे और वर्ब के पास हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा। उस ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले रखेंगे। यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया होगा तो फिर हम इट को रखेंगे, फर्स्ट थिंग। सेकंड, अब आती है हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पे किस तरीके से प्लेस करेंगे, इसको समझने के लिए हम एक टेबल का यूज करेंगे। इस टेबल को आप सभी लोग लर्न करेंगे। यदि कहा जाए तो आपको सिर्फ यही एक छोटी सी टेबल लर्न करनी पड़ेगी। फिर आपको चाहे टेंस आते हो नहीं आते हो, चाहे आपको किसी भी टेंस को इसमें उसमें या हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब क्या है आता है नहीं आता, डोंट वरी। बस सिंपल इस टेबल को यहाँ पे हम एक ड्रॉ कर दे रहे हैं। इस टेबल में आपको देखना है, एक तरफ मैंने लिख दिया एक्टिव वॉइस और दूसरा तरफ लिख दिया हमने पैसिव वॉइस। यदि आपको एक्टिव वॉइस में यहां इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ निश्चित रूप से वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिलेगी आपको। इनमें से आपको यदि कुछ भी मिलता है एक्टिव वॉइस में तो आपको पैसिव वॉइस में यहां पे क्या रखना है, इज,
एम आर वॉज वर प्लस इसमें आपको VEING बीइंग आपको अपनी तरफ से एक्स्ट्रा ऐड करना है। एक रूल ये हुआ। दूसरा, यदि आपको यहां मिलता है हैज या हैव या हैड, तो पैसिव में आपको इसकी जगह रखना होगा हैज या हैव या हैड प्लस इसमें आपको बीन अपनी तरफ से ऐड करना है। यहां हम देखेंगे बीन का यूज एक्स्ट्रा है। इसके बाद यदि आपको यहां पे मिलता है सिर्फ विल या फिर शैल, तो पैसिव में आप इसकी जगह लेंगे विल वी या शैल वी। यदि आपको यहां मिलता है विल या शैल के साथ हैव, तो आपको पैसिव में यहां रखना है विल या शैल के साथ हैव प्लस वीन। केवल इसी टेबल को आपको देखना है, ये बहुत आसान रहेगी आपके लिए। इसके साथ थोड़ी सी और चीजों को देखते हैं हम। इसके बाद यदि आपको यहां मिले मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस या डू या डज, इसमें से आपको कुछ भी मिलता है, तो पैसिव में आपको इसकी जगह यहां रखना है इज, एम या आर। यहां ऑब्लिक क्यों लगाया जा रहा है इज या एम या आर, ये अभी बताया जाएगा। ऑब्जेक्ट को देखना पड़ेगा कि सिंगुलर है तो इज रखेंगे, ऑब्जेक्ट आई है तो एम रखेंगे, ऑब्जेक्ट यदि प्लूरल है बहुवचन है तो फिर आर रखेंगे। और अब लास्ट है, यदि आपको यहां मिलता है मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म या फिर मिलता है आपको डिड, तो यहां पर आपको रखना है वॉज या वर। ये एक टेबल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, इससे लिख लें तो ज़्यादा बेटर होगा। इसे एक दो बार आपको देखना पड़ेगा। इसको आप समझ सकते हैं कि एक रूल आपने यहाँ पे समझा है, दूसरा आपका ये है, तीसरा विल सेल का है, चौथा विल हैव सेल हैव का है, पांचवा ये मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस और ये लास्ट पास्ट। ये यदि आप इसे अच्छे से समझ लेते हैं और लर्न कर लेते हैं तो फिर आपको फायदा क्या होगा। एक तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि दिया गया सेंटेंस एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस। ज्यादातर बच्चे तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, पहचान ही नहीं पाते हैं कि दिया गया सेंटेंस एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस। और जब तक आप ये पहचान नहीं कर पा रहे हैं कि दिया गया सेंटेंस एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस, तो फिर आप करेंगे कैसे उसे, क्या करेंगे, एक्टिव को पैसिव करेंगे या पैसिव को एक्टिव। आप समझ सकते हैं इस बात को। तो देखो इसको कैसे समझेंगे और क्या है। अभी अभी मैंने ऊपर यहाँ लिखा है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इसका मतलब है कि यदि आपको एक्टिव वॉइस मतलब ये हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी मिलेगी, इसका मतलब है वो सेंटेंस 100% एक्टिव वॉइस है। और यदि आपको ये हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग मिलेगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यदि वो याद नहीं रख सको तो इतना भी रखो कि ये मिलेगा तो वो पैसिव वॉइस होगा। इसी तरीके से यदि आपको दिख जाए विल बी शैल बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो समझ जाना वो दिया गया सेंटेंस पैसिव वॉइस है। तो इसे आपको घर पे अच्छे से लर्न करना होगा। एक दो दिन आप इसे देखेंगे तो फिर ये आपको लर्न हो जाएगा। आप अपने आप से इसे खुद पूछें कि यदि पैसिव वॉइस में इजेएमआर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है तो फिर एक्टिव में क्या आएगा, ये अपने आप से पूछें और अपने आप से जवाब दें। यदि आपके मन में आ जाता है कि मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस या डू या डज, तो फिर आपने इसे लर्न कर लिया। अब देखते हैं हम इसे अप्लाई कैसे करेंगे। देखिए यहां हमने समझा था ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक इट, ये हमने रूल नंबर फर्स्ट समझा था। रूल नंबर सेकंड यहाँ पे यही है। रूल नंबर सेकंड क्या है कि हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे, लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब रखेंगे कैसे, अकॉर्डिंग टू दिस टेबल। अकॉर्डिंग टू दिस टेबल हम वो हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे।
तो यहां हेल्पिंग वर्ब आएगी। उसके बाद ये हमारा रूल नंबर 2 आ गया है। फिर आ गया रूल नंबर 3। अच्छी बात यह है कि मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म ही रखा जाएगा पैसिव वॉइस में। और यहां तक यदि इतना सेंटेंस आपने बना लिया है तो ये कंप्लीट पैसिव वॉइस हो गया है। इसके बाद कुछ दिया हो ना दिया हो, इतना भी एक कंप्लीट पैसिव वॉइस होता है। परंतु बचपन से, शुरुआत से, जब से आप सीख रहे हैं, आपको बताया गया है कि यदि यहाँ पे बाई प्लस सब्जेक्ट मिले तो वही सेंटेंस पैसिव वॉइस होता है। वो एक अधूरा ज्ञान होगा। सब्जेक्ट यहाँ जो होगा उस सब्जेक्ट को हम यहाँ रखेंगे, लेकिन बाई प्लस सब्जेक्ट। यहाँ एक चीज और समझने की बात है कि ये यहाँ जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे लिखा तो बाई प्लस सब्जेक्ट है, लेकिन ये रहता ऑब्जेक्टिव केस में है। इसकी भी एक टेबल हम बना देते हैं। तो रूल हमने कितने डिस्कस कर लिए? रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, वर्ब का थर्ड फॉर्म रूल नंबर 3, ये रूल नंबर 4 और लास्ट है हमारा अदर वर्ड्स रूल नंबर 5। तो रूल नंबर 5 में अदर वर्ड्स को हम जैसा है बिल्कुल वैसा ही रख देंगे, नो चेंज। तो ये हुए आपके 5 रूल्स जो एक्टिव से पैसिव के रूल हैं। इन्हें हम आसानी से इस तरीके से बना सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें ये और बता देता हूं कि सब्जेक्ट को बाई प्लस सब्जेक्ट करेंगे तो इस कंडीशन में कौन सी टेबल का यूज करेंगे। तो इसको हम यहीं समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, यदि हम बात करते हैं कि एक होता है सब्जेक्टिव केस, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस, एक होता है पजेसिव केस। बट अभी हम समझते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है तो पजेसिव केस को हम छोड़ देते हैं। चलिए, अभी जरूरत नहीं है, नरेशन में पड़ेगी। सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्या है? देखिए, यदि सब्जेक्ट में आपको कहीं आई दिखा है तो आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। ये हमें लर्न करना है। मतलब जहां सब्जेक्ट आई हो उसे हम बाई में बदलेंगे तो बाई मी हो जाएगा। इसी तरीके से यू है तो ये हो जाएगा यू का यू ही रहता है। यदि यहाँ पे वी है तो वी का यहाँ हो जाएगा अस। यदि यहाँ पे दे है तो दे का यहाँ हो जाएगा देम। यदि यहाँ पे ही है या किसी का नेम भी हो, नेम क्या होना चाहिए? मेल, तो भी हम यहाँ पे रख सकते हैं हिम। यदि यहाँ पे शी हो और किसी का नेम हो, लेकिन नेम किसका होना चाहिए? फीमेल का, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे? हर। तो इस तरीके से ये होते हैं सब्जेक्टिव केस और ये होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव केस। ये केस का यूज भी हमें एक बार आना चाहिए कि कैसे वी अस में चेंज होगा, यू यू में, आई वी में, दे देम में। बस ये चीजें सीखने के बाद अब एक्टिव पैसिव में कुछ नहीं बचा है। अब आप सीधा एक्सरसाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। देखते हैं कैसे कर सकते हैं आप इसकी एक्सरसाइज को। बहुत सिंपल ही तरीके से इन चीजों को ले लेते हैं। देखिए, तो यहां हम एक एक्सरसाइज में एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में यहां हमने लिया क्या? महेश प्लेज फुटबॉल देयर। सिंपल सेंटेंस लिया पहले, महेश प्लेज फुटबॉल देयर। अब सबसे पहले आप देखेंगे कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। यदि हम इस चीज को समझें तो बस आपको ये टेबल लर्न करनी थी। इस टेबल में देखिए, यहाँ पे हमें क्या देखना है? यहाँ हमें दिख रहा है ये वर्ब प्लेज। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस क्या किया था कि यदि हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस मिले तो वो सेंटेंस होता क्या है? एक्टिव वॉइस होता है। इसका मतलब प्लेज, प्ले में एस लगा है, इट मीन्स ये दिया गया सेंटेंस एक्टिव वॉइस है। इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आपने पहचान कर लिया कि दिया गया सेंटेंस एक्टिव वॉइस है। अब हम इन्हें पैसिव में बदलेंगे तो हम अपना रूल देखेंगे।
रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि वर्ब के पास आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। देखते हैं, वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है कि प्ले कर रहा है, क्या कर रहा है, फुटबॉल। इट मीन्स फुटबॉल क्या हुआ, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ और इसके साथ यहाँ लिखता जाऊँगा, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आपको यहीं के यहीं। देखिए यहाँ से आप समझिए, आपने लिया कि इसका ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, तो रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेना है, तो ऑब्जेक्ट हमने ले लिया फुटबॉल। रूल नंबर फर्स्ट हो गया। सपोज इस सेंटेंस में ये फुटबॉल वर्ड नहीं होता और देयर होता, तो देयर क्या है, अदर वर्ड है। अदर वर्ड क्या होते हैं, अदर वर्ड में दो ही चीजें आती हैं, एक आता है प्लेस और एक आता है टाइम। प्लेस हम कहाँ से पूछे, कहाँ, वेयर से पूछे तो हमें प्लेस मिलेगा। यदि हम टाइम की बात करें तो व्हेन या कब, कब से पूछे तो हमें टाइम मिलेगा। तो याद रखें कि प्लेस और टाइम कभी ऑब्जेक्ट का हिस्सा नहीं होता है, ये अदर वर्ड्स का हिस्सा है। यदि आपने इसे गलत समझ लिया तो आप इस सेंटेंस को देयर से शुरू करेंगे और वहीं गलत हो जाएगा। तो इस चीज को समझें। हालांकि आगे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी दो प्रकार का होता है, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस पे हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे, अभी यहीं तक समझते हैं इस चीज को। तो हमने यहां समझा, रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। वर्ब को आइडेंटिफाई किया, उसके बगल में हमें ऑब्जेक्ट मिला, वर्ब था प्लेस, के बगल में फुटबॉल, फुटबॉल को सबसे पहले रखा, रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर सेकंड, हेल्पिंग वर्ब रखना है। हेल्पिंग वर्ब कैसे रखेंगे, यदि वर्ब में एस या ई एस हो, देखो यदि वर्ब में एस या ई एस हो तो हम क्या रखेंगे, इस चीज को आप देख सकते हैं। क्या है, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस है तो हमें क्या रखना है, इज एम आर में से कोई रखना है। अब बताइए फुटबॉल सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंपल सिंगुलर, सिंगुलर है तो हम यहाँ पे इज रखेंगे, फुटबॉल इज। देखिए आपने टेंस को पता भी नहीं कि कौन सा टेंस था, किस टेंस में चेंज करना है, मालूम ही नहीं आपको, उसके बावजूद भी आपने सही चीजें फिक्स कर दी, कोई चीज रटनी नहीं पड़ेगी, सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। इसके बाद हमारा रूल नंबर थर्ड क्या कहता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड। रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर फोर क्या कहता है, बाई प्लस सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या था, महेश। महेश एक नेम भी है और किसका, मेल का। हम यहाँ बाई हिम भी लिख सकते हैं और बाई महेश भी लिख सकते हैं और दोनों ही सही है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं बाई हिम या बाई महेश, बोथ आर करेक्ट, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन राइट हियर, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब लास्ट में हमारे पास रूल नंबर 5 बचा, अदर वर्ड। अदर वर्ड क्या है इसमें, देयर, तो हम यहाँ देयर पुट कर देंगे और इस तरीके से आपका ये सेंटेंस पैसिव में बन गया, फुटबॉल इज प्लेड बाय महेश देयर, और यहां था महेश प्लेज फुटबॉल देयर। तो ये था एक्टिव से पैसिव। अब मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा और उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर उन क्वेश्चंस को हम यहीं बोर्ड पर एक बार फिर से समझेंगे, एक एक करके हम सारी चीजें समझाएंगे। साथ ही हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनका क्रम क्या होना चाहिए, यदि इनके क्रम को हम चेंज करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, इस पर डिस्कस हम करेंगे। और साथ में अब हम इसके थोड़े से टफ लेवल के जो एग्जाम में आते हैं, एक्चुअली स्टार्टिंग में हम आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट डेवलप करा सकते हैं, कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के बाद आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस के बाद आप थोड़ा सा टफ लेवल पे जाएंगे और टफ लेवल के बाद भी एक्सेप्शनल केसेस होते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, खास तौर से एमपी बोर्ड में। तो एमपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, ये दोनों ही बोर्ड क्या करते हैं, शॉर्ट एंड ट्रिकी चीजें देते हैं। देखने को आपको बहुत छोटी लगेंगी बट वो होंगी ट्रिकी, और वो तभी आप सॉल्व कर पाएंगे जब आपको बेसिक नॉलेज होगी। बेसिक नॉलेज के बाद ही आपको वो ट्रिकी नॉलेज समझ आएगी, अदरवाइज सारी चीजें आपको रटनी पड़ेंगी और सारी चीजें रटी जा सके आई थिंक पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ों को समझना है। आपने यहाँ पे एक्टिव एंड पैसिव को बहुत आसान तरीके से सीख लिया है। तो आज की क्लास में समझता हूँ यहाँ तक पर्याप्त है। अगली क्लास में हम मिलेंगे पैसिव वॉइस के कुछ
और उदाहरण के साथ, टफ लेवल के साथ। धन्यवाद।